नमस्कार बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आपके पास पुस्तकें नहीं हैं, तो हम अपनी पढ़ाई कैसे चालू रखें, कैसे करते रहें। दोबारा से अगर आपको पढ़ना हो तो आप क्या करेंगे? तो मैंने अभी जो टॉपिक आपका उठाया है, वो वही टॉपिक उठाया है जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। उसकी कुछ सामग्री आपके पास है, आप उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। लगभग 16 से लेकर के और 20 नंबर का पोर्शन ये आपके आने वाला है। अभी डिसाइडेड नहीं है कि ये पोर्शन कितने नंबर का आएगा, क्योंकि मुझे भी अभी नहीं पता, सिर्फ एक आइडिया से, क्योंकि पुराने समय में जब एनसीईआरटी का सिलेबस हुआ करता था, उस समय में ये जो पोर्शन है अभिव्यक्ति और माध्यम वाला, ये लगभग इतने ही अंक का हुआ करता था। ठीक है, तो मैंने ये पोर्शन इसीलिए उठाया है कि आपका जाना पहचाना है, अपने आसपास भी है और आपको मिल भी जाएगा आपके पास। तो खेल खेल में आपकी तैयारी भी हो जाएगी। आपके लगभग 15 से 16 नंबर का, 12, 15, 16 इसमें से कुछ भी हो सकता है, इतने नंबर का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न तो आते ही आते हैं। रचनात्मक आता है, रचनात्मक में क्या, जैसे ज्ञापन है, अधिसूचना है, निविदा सूचना है, परिपत्र है, ये सब चीजें आती हैं। तो ये इसी में है, सब अभिव्यक्ति और माध्यम में है। अभिव्यक्ति और माध्यम का मतलब ही यही होता है कि अपनी बात को कहने के लिए हमने किस माध्यम का प्रयोग किया, किस माध्यम को काम में लिया। जैसे मान लीजिए किसी कार्यालय में हमें पत्र व्यवहार करना है, किसी कार्यालय में हमें अपनी कोई बात कहनी है, कोई सूचना पहुंचानी है, तो कार्यालय में अपनी सूचना पहुंचाने के लिए हम किस माध्यम का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी बातें आपको थोड़े थोड़े करके बहुत ही ऐसे खुश अंदाज में और फिर आपको समझनी होंगी। भाई, जो हम पत्र व्यवहार करते हैं, वो पत्र भी क्या हो गया, हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम हो गया। पत्र ने क्या काम किया, हमारी मन की भावनाओं को या हमारे विचारों को या हमारी समस्याओं को उस अधिकारी के पास पहुंचाया। ये काम किसने किया, पत्र ने किया। ठीक है, तो अलग अलग तरह की समस्याओं से जुड़े हुए अलग अलग तरह के प्रारूप के जो पत्र होते हैं, वो अभिव्यक्ति का काम कर माध्यम का काम करते हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। तो ऐसे आपको समझना होगा, है ना। तो ये पत्र क्या है, ये मोबाइल फोन क्या है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों, अपनी भावनाओं को पहुंचाने का माध्यम मोबाइल है। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से किसी अधिकारी के पास अगर हमें पत्र व्यवहार करना है, या किसी अधिकारी के पास, किसी कार्यालय के पास हमें अपनी सूचना बतानी है, कोई अपना कोई विचार बताना है, तब हम किस माध्यम का प्रयोग करेंगे, तब हम किस माध्यम का प्रयोग करेंगे, पत्र माध्यम का प्रयोग करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, कार्यालय पत्र कहते हैं उस माध्यम को। तो वैसे ही इतनी बड़ी जनता तक अपने विचारों को पहुंचाने का जो सोर्स है, जो माध्यम है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जनसंचार का माध्यम, यानी कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का माध्यम। और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के माध्यम पे हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि पुराने जमाने में कौन से माध्यम हुआ करते थे और नए जमाने में कौन से माध्यम हैं। तो ये चर्चा हम कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको इनको समझना है। तो अब देखिए, मैं आगे बढ़ती हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि आधुनिक जनसंचार माध्यमों में जो सबसे पहले जनसंचार का माध्यम आया, वो कौन सा माध्यम आया, वो आया समाचार पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, यानी कि प्रिंट मीडिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि बच्चों सबसे पहले जो ये प्रिंट मीडिया आया, इस प्रिंट मीडिया के आने का कारण क्या था, किस वजह से आया, ऐसी क्या चीज आई जो अब से पहले नहीं थी, जिसकी वजह से हम अब से पहले समाचारों का आदान प्रदान समाचार पत्रों के पुस्तकों के माध्यम से नहीं कर पाते थे। उससे पहले जो समय था, उस समय में जो पुस्तकें होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, है ना। इस वजह से कितनी कितनी प्रतियां, कितने पेपर्स जो है हाथ से लिखेगा कोई, ठीक है ना, कितने पत्र कोई हाथ से लिखेगा। इस वजह से जब तक कोई छापा खाना नहीं हो, उसकी कोई मशीन नहीं हो जो शीघ्र से इतने सारे काम कर सके, तब तक हम कैसे इतने सारे लोगों तक उससे भेज सकते। तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत थी, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत थी छापे की, छपाई वाली मशीन। ठीक है, छपाई मशीन। और जहां पर छपाई मशीनों से छापने का काम किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, छापा खाना। ठीक है, आगे समझ में, उसको कहा जाता है छापा खाना, प्रेस जिसको आप लोग बोलते हो वर्तमान में, है ना। तो छापा खाना ये काम कर रहा है।
अब छापा खाना कब आया, प्रिंटिंग मशीनें कब आई, है ना। तो अब देखिए पहला छापा खाना कब आया, आया छापा खाना पहला छापा खाना कब आया, सन 1775 में। ठीक है, ये आया पहला छापा खाना। अब पहला छापा खाना आने के बाद बस जब आया तो उस समय में इसका उद्देश्य जो था, ये कोई न्यूज़पेपर छापना नहीं था, जनसंचार का माध्यम इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था जो ईसाई धर्म था उसके प्रचार प्रसार की पुस्तकें छाप करके लोगों तक पहुंचाना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो धार्मिक की पुस्तकें छापना इसका उद्देश्य लेकर के ये मशीनें बनाई गई थी, है ना। फिर उन मशीनों का उपयोग जनसंचार के माध्यम के समाचार पत्रों को छापने के रूप में किया गया। ठीक है, तो पहला जो समाचार पत्र था वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में, बांग्ला भाषा में। ठीक है, भाषा कौन सी थी, बांग्ला। ठीक है, और वो अखबार कब आया था, 1818 में। ठीक है, और उस अखबार का नाम क्या था, दिग्दर्शन। क्या नाम था, दिग्दर्शन, ये उस अखबार का नाम था, दिग्दर्शन। ठीक है, ये बांग्ला में था। लेकिन अब चलते हैं कि पहला हिंदी का अखबार कब आया, है ना, हिंदी भाषा का। तो पहला हिंदी भाषा का अखबार कब आया, 30 मई 1826 को। और कौन सा था, उदंत मार्तंड। कौन सा था, उदंत मार्तंड। और ये जो अखबार था ये दैनिक नहीं आता था, कैसे आता था, साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार ये अखबार आता। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी आपको इसकी समाचार पत्र के उद्भव और विकास के बारे में आपको चल गई होगी। आज क्या क्या पता चला कि जो समाचार पत्रों का जो उद्भव और विकास है वो कैसे, उद्भव कैसे हुआ कि पहला छापाखाना आया 1755 में, और पहला समाचार पत्र जो छपा था वो कौन सी भाषा में था, बांग्ला में था। नाम क्या था, दिग्दर्शन था। कब छपा था, 1818 में। जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था, उदंत मार्तंड था। कब छपा था, 30 मई 1826 को। आगे समझ में। तो ये हो गया आपका, और ये साप्ताहिक था, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। सप्ताह में एक बार ये अखबार आता था, रोजाना नहीं आता था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि इतना तकनीकी युग होने के बावजूद भी, हर पॉकेट में इंटरनेट होने के बावजूद भी, हर घर में टीवी होने के बावजूद भी, हर जेब में मोबाइल होने के बावजूद भी, है ना, आज भी समाचार पत्रों का इतना महत्व क्यों है। तो और समाचार पत्र अगर इतना महत्वपूर्ण था या इतना अच्छा था तो फिर बाकी की चीजों का आविष्कार क्यों हुआ। तो ये दोनों बातें हम जानेंगे, है ना। तो यानी कि किसी भी नई चीज का आविष्कार कब होता है, कब होता है बच्चों, जब उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं तब होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे उसकी विशेषताएं। तो उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उसकी पहली विशेषता है क्या, किसी को याद है, कोई बता सकता है, अगर किसी को याद है तो बताइए। यस मैम, लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सबसे और पहले मैम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, स्थायी होता मैम, है। भाषा और वर्तनी का विकास। शाबाश, लंबे समय तक संभाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपने क्या प्रमाण पत्र बताया, के रूप में संभाल के भी रख सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा आपने क्या बताया, क्या बोला था, मैम, सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। और बताइए, भाषा और वर्तनी का सुधार होता है। हाँ, भाषा और वर्तनी का विकास होता है। भाषा और वर्तनी का क्या होता है, विकास होता है। विकास। और बताइए, बताइए और
कोई भी खबर स्वेच्छा से पहले या बाद में पढ़ी जा सकती है। आया समझ में? जैसे मान लीजिए आपको पहले क्या खेल समाचार पढ़ने की इच्छा है, तो आप पहले खेल समाचार पढ़ सकते हैं। कोई भी पृष्ठ पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर टीवी पे आप न्यूज देख रहे हैं तो क्या होगा, वहां से जो जिस क्रम में समाचार बताए जाएंगे आपको उसी क्रम में देखने होंगे। लेकिन न्यूज़पेपर में स्वेच्छा से पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। और क्या है, इस पे चिंतन, मनन, विश्लेषण किया जा सकता है। इसका क्या मतलब होता है? विश्लेषण जैसे किया जाता है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप टीवी पर न्यूज देख रहे हैं और वो फटाफट न्यूज बताते चले जाते हैं, है ना, फटाफट से बताते चले जाते हैं। कई बार तो हमें समझ में ही नहीं आती, फिर हम सोचते हैं एक बार और रिपीट कर दे तो हमें समझ में आ जाए। लेकिन जो न्यूज़पेपर होता है उसमें क्या, वो तो हमारे सामने है, हम एक खबर को कितनी ही बार पढ़ करके उसको समझ सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण मतलब इसमें कितना सही है, कितना गलत है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, किस तरह से होना चाहिए। इस प्रकार से सारी बातें हम समाचार पत्र में ही सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इसकी अच्छाइयाँ। अब हम चलते हैं कि ऐसी क्या, अगर इतनी ही अच्छाइयाँ थी तो ऐसी क्या कमी थी इसके अंदर कि जो इतने सारे जो दूसरे तकनीकी माध्यमों का विकास किया गया। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली कमी कौन बताएगा? समाचार लोगों के लिए अनुपयोगी। बिल्कुल सही बात है। पढ़ सकते। हाँ, अनपढ़ लोगों के लिए अनुपयोगी। क्या है? अनपढ़ सुन पा रहे हो मुझे बच्चों? बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम से क्लास बंद हो गई थी। ठीक, यस मैम। यस मैम। ओके ओके, यस मैम। ठीक है ठीक है, यस मैम। ओके। अब देखिए, तो सबसे बड़ी कमी इसकी क्या है? अनपढ़ लोगों के लिए अनुपयोगी है। मतलब न्यूज़पेपर का अनपढ़ व्यक्ति कोई भी लाभ नहीं उठा सकता। दूसरी कमी क्या है इसकी, नहीं, बताइए? अगर कोई शब्द गलत होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ, अशुद्ध होने पर। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, मैं आपके अगले नेक्स्ट क्रम में लिख। ओहो, अशुद्धि होने पर क्या होता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, समय सीमा और शब्द सीमा क्या है? समय सीमा और शब्द सीमा का मतलब ये होता है कि समाचार पत्रों में समय की सीमा होती है। मतलब अगर रात को 12 बजे तक कोई घटना घट गई तब तो वो अगले दिन के समाचार में आ जाएगी, क्योंकि 12 बजे के बाद न्यूज़पेपर को रेडी करके छापने का काम शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 12 बजे बाद यानी उसकी समय सीमा के बाद अगर कोई घटना घटी है तो वो अगले दिन के समाचार पत्र में नहीं आ पाएगी, वो फिर उसके अगले दिन आएगी। तब तक वो खबर बासी हो चुकी होगी, है ना, और लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं बचेगा। इस वजह से ये भी इसकी एक कमी है। और है शब्द सीमा।
आप देखते हैं न्यूज़पेपर में लिमिटेड पेपर्स होते हैं। जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लो। अंजलि कुमारी माइक बंद करो अपना। आपको पता है कि जो शब्द सीमा से तात्पर्य क्या है? आपको पता है कि न्यूज़पेपर में लिमिटेड पेपर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ज्यादा घटना घट गई तो ज्यादा पेपर दे दी न्यूज़पेपर वाले ने, नहीं देते ना। उसमें लिमिटेड न्यूज़पेपर में लिमिटेड जो आने चाहिए उतने ही पेपर्स आते हैं। डिसाइडेड होता है कि इस दिन इतने आएंगे, इस दिन इतने आएंगे, जो भी है वो डिसाइडेड होता है उनका, ठीक है। तो इसकी जो शब्द सीमा हो गई। अब इतने अगर किसी दिन बहुत सारा कोई घटनाएं हैं तो उनको कम कम शब्दों में छापते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं को स्थान मिलता है, या फिर बहुत कम स्थान मिलता है, या फिर इस तरीके से, है ना। तो ये दोनों इसकी कमियों के अंतर्गत गिना जाता है ना। जबकि टीवी और रेडियो पे तो क्या होता है, उसमें तो छोटे छोटे शब्दों मतलब कम शब्दों में अपनी न्यूज देनी होती है। तो अगर बाद में भी उसी एट ए टाइम भी अगर कोई घटना घट जाती है, जब वो न्यूज रीड करने लग जाते हैं, उसी समय भी अगर कोई घटना घटती है तो वो उस समय भी उस घटना का प्रसारण कर सकते हैं, उस समाचार का प्रसारण कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको तो जस्ट उसमें ऐड करना है, थोड़े और शब्द कम करके उनको ऐड कर देंगे, ये वाली चीज। लेकिन न्यूज़पेपर के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रिंटेड रूप में हमारे सामने निकल करके फिर आना है, व्यवस्थित होना चाहिए वो, ठीक है। ये वाली बात है। तो ये इसकी एक कमी है। अशुद्धि होने पर अर्थ का अनर्थ, जो कि लिखित रूप में होता है, और अगर वर्तनी की अशुद्धि हो जाती है ना, तो उसके शब्द का कुछ और ही अर्थ निकल जाता है। ये तीन ही इसकी सबसे बड़ी कमियां हैं, और बाकी की इसमें सारी क्या हैं, अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। इसी वजह से इतना तकनीकी युग होने के बावजूद भी आज न्यूज़पेपर ने अपनी जगह बनाई हुई है। समझ में आ गया? तो आज के लिए, आज की कक्षा के लिए आपके इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की कक्षा में। और आज हम थोड़ी सी दूसरी बात करते हैं जो मैंने कल छोड़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि आप जूझ कहानी पढ़िएगा। आपने जूझ कहानी पढ़ी? किस किस बच्चे ने पढ़ी? किसी ने भी नहीं पढ़ी? मैम मैंने पढ़ी। ओके, किरण ने पढ़ी। किरण कैसी लगी, क्या था इस कहानी मैम में? पढ़ी मैंने। क्या संक्षेप में बता सकते मैम हो? मैंने भी पढ़ी। प्रकाश ने भी पढ़ी। अच्छा, तो क्या किरण तुम संक्षेप मैम। में बता सकते हो कि इस कहानी में क्या होता है? यस मैम। क्या होता है बताइए। चलो मैं बताती हूँ। सिर्फ दो बच्चों ने मैम पढ़ी, पहले तो ये बहुत गलत ठीक है। बात है। सिर्फ दो बच्चों ने कहानी पढ़ी, ये बहुत गलत बात है। मैंने सभी बच्चों को बोला था आपको मोबाइल पे मैम बहुत YouTube, अच्छी कहानी थी। बहुत अच्छी कहानी है, आपको प्रेरणा मिलेगी इससे, इसीलिए मैंने आपको पढ़ने के। तो हम इसको ट्विस्ट को बने रहने देते हैं। ऐसा करते हैं इनको सबको, किरण जब कह रही है, प्रकाश कह रही है कि बहुत अच्छी कहानी थी, तो मतलब इनको अपने आप पढ़ेंगे आज ही। तो हमें आज इनके ऊपर ही छोड़ देना है ना किरण, है ना प्रकाश? हमें ऐसे ही करना चाहिए ना, हमें इनको नहीं बताना चाहिए। हम इनको नहीं बताते हैं, क्यों प्रकाश? यस मैम। हाँ, तो हम इनको नहीं Yes, बताते ma'am. ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा यही सही रहेगा। इनको खुद पढ़ने दिया जाए। तुम खुद पढ़ना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, लिखित रूप में भी मिल जाएगी, कैसे भी मिल जाएगी आपको। आपको वीडियो भी मिल जाएगा इसको, और आपको रिटर्न में भी मिल जाएगी, मतलब उस पे इंटरनेट पे, गूगल पे, ठीक है। और अब ये नाम क्या बताओ, है कहानी का? जूझ कहानी, जूझ आपकी वितान पुस्तक की कहानी है, ओके अनिवार्य मैम। हिंदी जूझ कहानी है, ठीक है। आनंद यादव इसके लेखक हैं। आनंद यादव की जूझ कहानी है, ठीक है, ये इनके लेखक है। समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है। किसी ने कुछ लिखा कल? कोई नहीं बोल रहा। किरण कहानी पढ़ने के बाद भी नहीं लिखा? नो मैम। क्यों? मैम टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला? क्यों, ऐसा क्या किया? मैम काम किया। ओके, मैम तो खाली बैठ रहते हैं घर पे ना, मैम तो काम ही नहीं करते होंगे। मैम जब टाइम मिलता है तब ठीक कोशिश है, तो करती हूँ लिखने की। ओके ओके। अनीता कहाँ गई? अनीता
अनीता, अनीता सिरवी, मैम। हाँ क्या हुआ? यस मैम। लिखा कि नहीं लिखा? मैम लिखना किस पे था वैसे? कुछ भी, किसी पे भी लिखो। मैम कल लिखूंगी पक्का, आज कल लिखोगे? ठीक है, आज लिखूंगी, कल को बताऊंगी। कल बताऊंगी, ठीक है, ओके। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है अपनी। मैम क्या लिखना है? कुछ वो भी, मैम कल ज्वाइन नहीं हुई थी ना, आज इसलिए। जो भी आप लिखना चाहें वही लिखना।